हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करने वाले थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बट उसको स्टार्ट करने से पहले इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस का थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं कि प्री कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट था। तो प्री इंडिपेंडेंस हम लोग कर चुके हैं, जिसका सिलेबस हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है पूरा। यहाँ से इकोनॉमी एंड स्टेट इन द इम्पीरियल कॉन्टेक्स्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुए थे 1991 से, बट उसके पहले का 1947 से 1991 के बीच का हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से 1999 के बीच के। तो इसमें आता है इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की कंडीशन तुरंत तो बहुत बेटर होने वाली थी नहीं। तो हम लोग फ्री तो हो गए थे, बट इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वैसी की वैसी ही थी, सेम लगभग। तो फ्रीडम 15 अगस्त 1947 को हम लोग को फ्रीडम मिली थी। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उस टाइम पे इंडिया पॉवर्टी में, बैकवर्डनेस और जो इनकम का लेवल था, इन सब में बहुत नीचे था। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी हमारे यहाँ। लगभग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो पॉवर्टी में थी। और बैकवर्डनेस थी, सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरह से कह सकते हैं चल ही रही थी उस टाइम पे। हमारे पास रॉ मटेरियल्स और इंडस्ट्रीज ये सारी चीज़ें थी नहीं। और जो हमारा लेवल ऑफ इनकम था वो काफ़ी लो था, लो लेवल ऑफ इनकम। और उस समय 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे हुआ करती थी। तो ये बहुत भारी चैलेंजेस थे आने वाले टाइम के लिए। आने वाले जो ईयर्स थे उनमें इसको टैकल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत चैलेंजिंग वर्क भी था। तो पॉलिसी मेकर्स जो थे उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग वर्क था कि कैसी पॉलिसी हम बनाएंगे जिससे कि जो हर क्लास के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, उनको ऊपर लाया जा सके, उनको इसमें पार्टिसिपेट कराया जा सके, भागीदार बनाया जा सके। तो उसके लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था जिसको बहुत अच्छे से टैकल किया हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे प्लानिंग प्रोसेस इंडिया का कैसे स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो सबसे पहले हमारा जो था इंडिया एक, अभी आप लोग तो पता ही इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो बाकी कंट्रीज होती हैं, इकोनॉमीज जो हैं वो मेनली 3 टाइप की हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें जो पब्लिक सेक्टर का जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इकोनॉमी जैसे रसिया है, ये सब हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इंडिया जो था वो उसको दोनों को बैलेंस करते हुए चलना था। जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी बनी इंडिया, तो सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों को साथ में लेके हुए चलना था हमको। तो जो इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी उसका ऑब्जेक्टिव था कि एक सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाते हुए, चूंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ उस टाइम पे हमारे पास ना ही इंडस्ट्रीज थी, ना ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, हमारे पास कुछ नहीं था। तो ना ही हमारे पास सेविंग्स हुआ करती थी कि जिससे हम इन्वेस्ट कर सकें उसको। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को ही इन्वेस्टमेंट करना था। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ सर्विसेज हुए, उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को ही करना था। इसलिए एक सोशलिस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया, एक सोशलिस्ट पैटर्न बनाया गया कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट अपने हाथों में लेते हुए सारी चीज़ें, सारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट खुद करेगी। फिर बाद में जैसे जैसे थोड़ा बेटर होती जाएगी हमारा डेवलपमेंट, हमारी कंट्री डेवलप करती जाएगी, हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या था कि हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है, लेकिन सेल्फ रिलायंस पे। मतलब
आत्मनिर्भर होके, अभी जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट चल रहा है ये उस टाइम से ही चलता आ रहा है, क्योंकि जो उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जो ड्रीम था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो भी यही था कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बने, कि मतलब आत्मनिर्भर भारत बने, कि सारी चीज़ें जो भी चाहे छोटे सुई से लेके बड़े से बड़े सामान मशीनें जो हैं उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए, और यहाँ पे जो भी सामान हमें यूज करना है उसको इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें आयात ना करना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। और सोशल जस्टिस उस टाइम पे 1947 का टाइम पीरियड एंड उसके पहले का जो था, हमारे कंट्री जो है वो सोशल क्लासेज में बहुत ज़्यादा डिवाइड थी, मेनली कास्ट में। तो जिसमें बहुत ये जो पावर्टी को लेके एंड सोशल डिप्रीविएशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, लोगों के बीच में इनक्वालिटी, सोशल इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या मिनिमम करने के लिए, और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो एलिवेशन ऑफ पावर्टी, क्योंकि पावर्टी एक मेजर प्रॉब्लम थी हमारे कंट्री की उस टाइम पे, तो एलिवेशन ऑफ पावर्टी भी मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री था, तो हमें डेमोक्रेटिक वेज को फॉलो करते हुए, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको अचीव करना था। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में अभी जैसे हम लोगों ने मैंने अभी बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए था, इंडिया बनना तो सोशलिस्ट इकोनॉमी चाहता था, बट चूंकि बहुत सारे कंट्रीज, बाकी जो कंट्रीज थी उनको उनके एग्जांपल्स भी देखे जा चुके थे, तो सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी एक बेटर ऑप्शन नहीं लग रहा था, तो सोशलिस्ट के साथ साथ कैपिटलिस्ट को भी साथ में लेके चलने पे इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी बना। एंड स्टार्टिंग में तो वो सोशलिस्ट ही था, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट थे वो पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट थे। कुछ जैसे टाटा इंडस्ट्रीज जो हैं उस समय 1916 के आसपास इस्टेब्लिश हुई थी, तो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज एंड कुछ फैक्ट्रीज हुआ करती थी, बट मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो था वो पब्लिक सेक्टर का ही था। इंडिया ने अपना नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू अपना प्लानिंग इस्टेब्लिश किया, और उसके थ्रू प्लानिंग कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें जो 5 ईयर प्लान्स, जितने भी जो इंडिया का डेवलपमेंट प्लान था वो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू हुआ था। तो वो 5 ईयर प्लान्स किसके द्वारा बनाए जाते थे? प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जिसको बाद में अभी रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। तो प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसके थ्रू इनिशिएट किया गया इंडिया के थ्रू। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि 5 ईयर प्लान जो थे वो उनका टाइम पीरियड क्या हुआ करता था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक था। 5 ईयर प्लान था तो 5 ईयर्स का ही होने वाला था। तो इसमें क्या हुआ था कि इट वाज क्रिएटेड टू इम्प्रूव इंडियाज इकोनॉमिक सिचुएशन। इंडिपेंडेंस के टाइम पे या उससे पहले जो था, इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर था, वहाँ की जो उस टाइम की जो पॉलिसीज़ थी वो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, और इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई थी। तो सबसे पहला जो इंडिया का जो मूव था वो ये था कि पहले पॉलिसीज़ इस तरह से चेंज की जाएं कि जो कॉलोनियल इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो, उसके बाद फिर हम लोग डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल, टर्मोइल मतलब काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी चेंज लाया गया। तो जो उस समय जो हमारे 1947 के पहले की जो कॉलोनियल पीरियड की जितनी पॉलिसीज़ थी उनमें चेंज लाया गया, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, इंपोर्ट पॉलिसीज़, एंड जो टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेशन, इन सब पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाए गए, काफ़ी उथल पुथल हुआ इनमें। तो प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स बनाए जिसके थ्रू इंडिया का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। इसके बाद आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1956 से 1961, एंड देन थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66, 66 टू 69, 3 इयर्स का ब्रेक था बीच में थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में, एंड देन फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है 1969 टू 1974, एंड इसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1978, एंड देन अगेन 2 ईयर का ब्रेक आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान एंड सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बीच में, जो कि 1978 से 1980 2 साल का गैप रहता है। आफ्टर दैट 1980 से 1985 के बीच में सिक्स्थ 5 ईयर प्लान रहता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 टू 1990।
7th 5 ईयर प्लान और 8th 5 ईयर प्लान जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे 5 ईयर प्लान रहे हैं, क्योंकि जो हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डेवलप हुई थी, हमारे मार्केट ओपन हुआ था, लिबरलाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो एंड प्राइवेटाइजेशन हुआ था, एलपीजी जो सुधार बोले जाते हैं वो इसी टाइम पीरियड में आए थे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 7th 5 ईयर प्लान एंड 8th 5 ईयर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। 8th 5 ईयर प्लान 1992 टू 1997 के बीच में था, एंड उसके बाद फिर 9th 5 ईयर प्लान आता है 1997 टू 2002, and after that 2002 to 2007 and 2007 to 2012, एंड जो फाइनल सबसे लास्ट 5 ईयर प्लान था, उसके बाद 5 ईयर प्लान को चेंज कर दिया गया, तो वो था 12th 5 ईयर प्लान। तो इंडिया में 12 5 ईयर प्लान्स बने थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहला स्टार्ट हुआ था 1951 टू मार्च अप्रैल 1951 टू मार्च 1956 में, एंड लास्ट था 2012 टू 2017। इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने 2017 के बाद 5 ईयर प्लान्स को एबॉलिश कर दिया, उसको हटा दिया अपने प्लान से, और उसके बाद गठन हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो नीति आयोग फॉर्म हुआ, ये नीति आयोग शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रीवियस इस पे। हाँ, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हाँ, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था 1951 टू 1956 में, उसका सबसे पहला एम क्या था? टू रेज डोमेस्टिक सेविंग्स फॉर ग्रोथ एंड हेल्प द इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिसरेक्ट फ्रॉम इटसेल्फ फ्रॉम कॉलोनियल रूल। तो चूंकि 1951 में ये आया था, पहला इकोनॉमिक जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो था वो कॉलोनियल पॉलिसीज से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थी। तो सबसे पहला जो हमारा एम था वो यही था कि हम जो अपना जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करें, जिससे कि ग्रोथ के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हमारे पास जो सेविंग्स हैं वो अवेलेबल रहेंगी, तो हम अपनी इकोनॉमी को उस कॉलोनियल पीरियड के जो भी इम्पैक्ट हैं उससे बाहर निकाल पाएंगे, और उसके बाद फिर हम कुछ आगे डेवलपमेंट के लिए सोच सकते हैं। पहले हमको अपनी जो इकोनॉमी थी उसको जो कॉलोनियल पीरियड था उससे बाहर निकालना था, तो उसके लिए हमें ज़रूरत थी डोमेस्टिक सेविंग्स की। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो उसका एम यही था कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डोमेस्टिक सेविंग्स को बढ़ाएं, जिससे कि हमारे इन्वेस्टमेंट में मदद मिल सके। इसके बाद आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, एंड कॉलोनियल पीरियड से जो ब्रेक मिलता है इंडियन इकोनॉमी को, वो आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान में। इसीलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, नेहरू महालनोबिस प्लान। तो प्रोफेसर महालनोबिस थे जिन्होंने ये प्लान दिया था। तो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी को अपनाया था उस टाइम पे, चूँकि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी 1947 तक या उससे पहले। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया गया था, बट सेकेंड 5 ईयर प्लान आते आते इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ये नेहरू महालनोबिस प्लान लाया गया, जिसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्ट्रेटजी है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया प्रोफेसर महालनोबिस के द्वारा। इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे क्या होगा कि पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी जो पब्लिक सेक्टर था उसको काफ़ी बढ़ चढ़ के पेश किया गया, उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा था। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी पब्लिक सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा रोल था। उसका रीज़न यही था क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस समय बहुत कम हुआ करते थे। तो अगर हमें कंट्री को डेवलप करना है, अगर हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंटिन्यू करना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट उस समय गवर्नमेंट को ही इन्वेस्टमेंट करना था। इसीलिए जो रोल था उसमें एक मेजर रोल हुआ करता था पब्लिक सेक्टर का हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बन रही थी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे
कि हमें क्या अचीव करना है, आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे उसके वो थे कि हाई ग्रोथ रेट। इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसीलिए दी गई थी ताकि चूंकि इससे पहले जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी तो हमारा जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट था वो बहुत ही कम था, है ना। शुरुआत के 2 से 3 5 ईयर प्लान में बहुत कम ग्रोथ रेट हुआ करता था, 1% 2% यही ग्रोथ रेट हुआ करता था। तो एग्रीकल्चरल जो इन्वेस्टमेंट था उससे ग्रोथ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को लाया गया। और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि एक हाई ग्रोथ रेट जो है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसको काफ़ी बढ़ाया जाए। एंड उसके बाद था नेशनल सेल्फ रिलायंस कि जब इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी तो इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करने में, कोई भी चीज़ बनाने में, तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ फॉरेन डोमिनेंस, इससे पहले एक्सपोर्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, बट कॉलोनियल पीरियड में जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि हम एक इंपोर्टिंग गुड्स की कंट्री बन गए थे कि हम लोग फिनिश्ड गुड्स बस इंपोर्ट करते थे और अपने यहाँ से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किया करते थे। तो उस समय फॉरेन डोमिनेंस हुआ करता था कि जो फॉरेन से दूसरी कंट्रीज से हम लोग जो भी सामान मंगाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, तो हमारी इंडस्ट्री जितनी डेवलप थी नहीं कि हम लोग अच्छे से हर सामान को अपने यहाँ बना सकें, तो हम लोग बाहर से सामान इंपोर्ट करते थे, गुड्स इंपोर्ट करते थे। तो उस डोमिनेंस को कम करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो फॉरेन डोमिनेंस को कम करने का भी ऑब्जेक्टिव था इस प्लान के अंडर। नेक्स्ट था बिल्डिंग ऑफ इंडिजीनियस कैपेसिटी। तो वही चीज़ कि हम अपनी जो कैपेसिटी है, जो इंडिया की जो कैपेसिटी है डेवलपमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसको बेटर करना था। इनकरेजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो 1947 या 1757 की जब हम बात करते हैं, कॉलोनियल पीरियड जब से स्टार्ट हुआ, उससे पहले इंडिया हैंडलूम इंडस्ट्रीज में एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा आगे हुआ करता था। तो फिर ब्रिटिशर्स ने उसको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश दिया, जिसकी वजह से हैंडलूम इंडस्ट्री धीरे धीरे मतलब ख़त्म होती गई, विलुप्त होती गई, और ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया। तो अब गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको धीरे धीरे डेवलप किया जाए। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने से फ़ायदा ये होगा कि जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें तो मशीन से वर्क होते हैं, तो तो उसमें ज़्यादा हमें रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट के हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप होने से ज़्यादातर वर्क वहाँ पे लेबर बेसिस पे होता है, तो वहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा साथ साथ, तो जो डेवलपमेंट में हमें और हेल्प मिलेगी। एंड क्या हुआ करते थे कि ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, कि ऐसा नहीं है कि कंट्री के कुछ पार्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बाकी अदर रीजन्स को छोड़ दिया जाए। तो इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो बैलेंस होना चाहिए। रीजनल डेवलपमेंट है कि हर रीजन, हर स्टेट का डेवलपमेंट एक इक्वल तरीके से, एक बराबर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हर स्टेट जो है वो हमारे कंट्री का पार्ट है, तो किसी भी स्टेट को हमें कम डेवलप नहीं करना है। नेक्स्ट था प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो चूंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें जो रोल था सबसे ज़्यादा वो पब्लिक सेक्टर था। उसका मेन मोटिव ये था कि जो इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक पावर, फाइनेंशियल पावर या मनी पावर जो भी हम लोग बोल सकते हैं, उसको कुछ लोगों के हाथों में नहीं जाने देना था। क्योंकि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता तो उस समय इंडिया जो था, इंडिया में कुछ ही लोग थे, कुछ ही जो कह सकते हैं हाउसेज हुआ करते थे जिनके पास इतना अमाउंट ऑफ मनी हुआ करता था जो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो अगर उस टाइम पे इंडिया अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ गया होता तो हो सकता है जो टोटल इकोनॉमिक पावर है, जो इंडिया की इकोनॉमिक पावर है, वो कुछ लोगों के, कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में चली जाती, जो कि आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, सेकेंड 5 ईयर प्लान का, वो ये था कि जो इकोनॉमिक पावर है उसको
कहीं एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं होने देना है, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं रहने देना है, वो सबके पास होनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ इनकम इनक्वालिटीज, इनकम इनक्वालिटीज में इंडिया अभी भी काफ़ी लोअर पोजीशन में आता है वर्ल्ड में, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी हुआ करती थी। तो एक एम ये भी था, एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो कंट्री में इनकम इनक्वालिटी है, जो अमीर और गरीबों के बीच में जो फ़र्क है, जो इनकम के बीच में उनके फ़र्क है, उसको कम किया जाए। क्योंकि ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, इनकम इनक्वालिटी ऐसी चीज़ है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बट उसको हम लोग कम से कम करने की कोशिश करते हैं। एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी बाय द स्टेट, और जो इकोनॉमी है उस पर स्टेट का कंट्रोल हो। स्टेट का कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल हो। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के, नेहरू महालनोबिस मॉडल के। अब जो स्ट्रेटजी थी इसमें, इसकी स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि पहले 3 5 ईयर प्लान जो हैं वो ग्रोथ प्रोसेस को इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब स्टार्टिंग की जो 10 to 15 ईयर्स हैं, जो पहले के 3 ये हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, वो इस्टेब्लिश करेंगे ग्रोथ प्रोसेस को। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस से इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करके उस ग्रोथ को धीरे धीरे हर एक पार्ट में, कंट्री के हर एक पार्ट में, हर एक क्लास तक पहुंचाया जाएगा। यही मेन मोटिव था, जिसमें बेनिफिट जो है ग्रोथ का उसको ट्रिकल डाउन टू पुअर। अब ट्रिकल डाउन जो है ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता क्या है, ये कि इकोनॉमिक्स में टर्म यूज होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। ये एक इकोनॉमिक थियरी है ना, जो ये सजेस्ट करती है कि अगर टैक्सेशन होगा तो टैक्स ब्रेक होके, पहले तो स्टार्टिंग में अगर टैक्सेशन या जो भी डेवलपमेंट या जो भी ग्रोथ के फायदे होंगे वो वेल्थी और कॉरपोरेशंस को होंगे, बट जैसे जैसे वो लोग डेवलप होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, वो कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो वेल्थी लोग हैं, जो रिच कॉरपोरेशंस हैं, वो स्टार्टिंग में इवेंचुअली वही शुरुआत में उनको ही फायदा होगा। लेकिन जब उनको फायदा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से हमारे यहाँ रोजगार डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे कि धीरे धीरे उसका फायदा उनके बाद उसका फायदा धीरे धीरे हर एक क्लास तक पहुंचेगा, सोसाइटी के हर एक लोगों तक पहुंचेगा। तो ये थियरी इसी आइडिया पे बेस्ड थी, बट कि ये आइडिया पे बेस्ड थी कि पहले शुरुआत में जो वेल्थी और कॉरपोरेशंस हैं उनको फायदा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब डेवलप हो जाएगा कंट्री और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसको हम लोग कंट्रोल करके, और इंडिया के हर एक सोसाइटी के हर एक क्लास तक हम वो जो है फायदा जो है वो पहुंचा देंगे। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट था, बट उसमें इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत ज़्यादा कारगर रहा नहीं, और जो इन्वेस्टमेंट की ये स्ट्रेटजी थी वो एक तरह से फेलियर थी। तो पहला ये स्ट्रेटजी था कि पहले 3 5 ईयर प्लान को हम लोग ग्रोथ की तरफ ओरिएंट करेंगे, फिर बाद में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के थ्रू इंस्टीट्यूशंस डेवलप करके, जैसे आरबीआई हो गया एंड बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस, उसको डेवलप करके धीरे धीरे हम लोग ये चीज़ निश्चित कर देंगे कि उसका बेनिफिट जो है वो गरीबों तक पहुँचे। लेकिन जो ग्रोथ थी वो प्लान्ड अप्रोच के थ्रू ही डेवलप होना था ग्रोथ को। तो उसके लिए क्या हुआ था कि ट्रिकल डाउन मैकेनिज्म जो था उसको वर्क करना था, बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहा नहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, हैवी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो एक तरह से रुक सी गई, है ना। उसकी वजह से कॉन्स्टेंट्स आए, कई सारे इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस थी कई सारी, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा एजुकेशन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से पहला प्रॉब्लम तो यही था कि हमारा एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर की वजह से जो हमारा ग्रोथ था वो उतना ज़्यादा हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए थे। तो उस एंड दिस टाइम पीरियड जो शुरू के 3 5 ईयर प्लान थे, उस समय इंडिया, अगर आप लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पिछली क्लास अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसमें
इंडिया जो था वो एक तरह से सेकेंड डेमोग्राफिक स्टेज में था। सेकेंड डेमोग्राफिक स्टेज में क्या होता है कि 1947 के बाद लगभग 10 सालों में 2 5 ईयर प्लान्स में इंडिया की मेडिकल कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ा डेवलप हो गई थी, बेटर हुई थी, जिसकी वजह से जो हमारा डेथ रेट था वो काफ़ी नीचे आ गया था या नीचे आना शुरू हो गया था। बट बर्थ रेट सेम था, क्योंकि उस समय इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उतने डेवलप नहीं थे, एजुकेशन उतना ज़्यादा उतना ब्रॉड लेवल पे लोगों तक पहुंची नहीं थी। तो जो हमारा बर्थ रेट था वो सेम था, उसी तेजी से बढ़ रहा था। बट जो हमारा डेथ रेट था वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से क्या था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो अनचेक्ड थी। क्योंकि कंट्री उसी टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय सेंसस भी नहीं हुआ था। तो एक तरह से अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, बहुत तेज पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी। अ, तो जो ग्रोथ अचीव हम लोगों ने जो ग्रोथ अचीव करने का जो भी ऑब्जेक्टिव था, वो पहले 3 5 ईयर प्लान में हम लोगों को मिली नहीं, वैसी ग्रोथ हम लोगों को मिली नहीं। जो ग्रोथ सोच के हम लोग ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था और बाकी ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जो जो चीज़ें हम लोगों ने सोची थी, उतना ग्रोथ हमको मिली नहीं, उतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमको मिली नहीं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 79 तक था। और इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम लोगों ने अपना ध्यान रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ खींच लिया। तो इसमें क्या था कि प्रोडक्शन की जो प्रोसेस थी उसको हमें एक्सेलरेट करना था, तेज करना था। और जो उस समय कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ थी, मतलब जो जो प्रॉब्लम्स हम उस समय झेल रहे थे, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे इनइक्वालिटी हो, चाहे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने ग्रोथ को, हमें अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना था। और चूंकि 1980s तक आते आते लिबरलाइजेशन मतलब ये है कि हम मार्केट को थोड़ा सा लिबरल करते हैं, अदर कंट्रीज के लिए, बाहर के लोगों के लिए ओपन करते हैं। पहले क्या था, काफ़ी ज़्यादा लाइसेंसिंग की गई थी, कि इतना इजी नहीं होता था कि आप कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता था। तो लाइसेंस एक तरह से लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए लाइसेंस की जो प्लान था वो लाया गया था। तो 1980 तक आते आते जब हम लोगों ने अपने 5 ईयर प्लान्स, मोस्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान 3 to 4 5 ईयर प्लान्स हम लोगों ने देखे, जो ग्रोथ हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी वो ग्रोथ हमें मिली नहीं। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को लिबरल करना शुरू किया, ओपन करना शुरू किया। 1980s के पीरियड में हमारी इकोनॉमी एक माइल्ड वर्जन, मतलब बहुत ही स्लोली, जो हम कह सकते हैं कि हम लोग धीरे धीरे लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके थे मिड 1980s तक आते आते। और अर्ली 1980s में 3 कमेटीज सेटअप की गई थी। नरसिम्हन कमेटी थी, जो कि बहुत काफ़ी चर्चित कमेटी है। ये था कि फिजिकल कंट्रोल से फिजिकल कंट्रोल की ओर हम लोग, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें हम, जो पहले हमारा फिजिकल कंट्रोल हुआ करता था, उसको हम लोग फिजिकल कंट्रोल की तरफ शिफ्ट करेंगे। उसके लिए नरसिम्हन कमेटी बनाई गई। सेकेंड था सेन गुप्ता कमेटी, जो कि पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स थे, जो पॉलिसीज थी, उसके लिए सेन गुप्ता कमेटी बनाई गई। एंड थर्ड था हुसैन कमेटी, जिसको ट्रेड पॉलिसीज डेवलप करने के लिए हम लोगों ने डेवलप किया, ये कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी सेटअप की। ठीक है, तो 1980s तक आते आते हम लोग लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके थे। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1988 तक, 1988 और उससे पहले हम इंडिया ने डी लाइसेंसिंग शुरू कर दी। डी लाइसेंसिंग मतलब कि पहले जो जो भी लोगों को, जो भी कंपनीज को, जो भी प्राइवेट सेक्टर को रोका जाता था कि जो लाइसेंस कि आप, अगर आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, और ये एक तरीका था एक तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रोकने का। तो उस चीज़ को धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा, कम किया जाने लगा, इंडिया लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगा। तो उसमें पहले 32 ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इंडिया में जो लाइसेंसिंग की प्रणाली लाई गई थी, उसमें सबसे पहले डी लाइसेंसिंग की एक्टिविटी के लिए 32 ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को
चुना गया और उनको डी लाइसेंस किया गया बिना किसी इन्वेस्टमेंट लिमिट के। मतलब अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट पर्सन इंडिविजुअल्स जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी लिमिट के। फिर ये फर्स्ट था। एंड सेकेंड 1988 में आया डी लाइसेंसिंग का पीरियड, जिसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सबको लाइसेंसिंग से बाहर कर दिया गया। मतलब अब आपको कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, सेटअप करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक नेगेटिव लिस्ट ऑफ 26 इंडस्ट्रीज। तो लगभग इंडस्ट्रीज को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया, लाइसेंस से बाहर कर दिया गया, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के, जिसमें से 26 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनकी डी लाइसेंसिंग नहीं की गई। बाकी इंडस्ट्रीज को डी लाइसेंस कर दिया गया। मतलब अगर उस सेक्टर में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में अब जो एंट्री थी वो इजी हो गई थी। बट स्टिल इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्लोज एंड सील्ड इकोनॉमी थी। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस समय काफ़ी कम हुआ करता था और इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी। तो इस प्रोसेस से, डी लाइसेंसिंग की प्रोसेस से हम लोगों ने स्टेप ले लिया था लिबरलाइजेशन की तरफ से, कि हम लोग अपनी पॉलिसीज को धीरे धीरे लिबरल कर रहे थे, थोड़ा सा उसको ईजी बना रहे थे, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो सके, जो कि उस टाइम पे नीड ऑफ द आवर भी हुआ करता था, उस समय की ज़रूरत हुआ करती थी। तो लेट 80s से 1980s से राजीव गांधी जी जब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम पीरियड से ही इंडिया का जो है वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी और हम लोग लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके थे, हम लोग नई इकोनॉमिक पॉलिसीज की तरफ बढ़ चुके थे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि 5 ईयर प्लान्स जो थे उनका क्या क्या इम्पैक्ट था। अब जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस थी, तो इतने देर के लेक्चर के बाद ये चीज़ तो पता चल गई है कि वो उतना सक्सेसफुल रही नहीं जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, जितना हम लोगों ने सोचा था कि जो हमारी प्लानिंग जो पॉलिसी है उसको हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेके चले थे, जो भी एम्स लेके चले थे, वो पूरे नहीं हुए और वो एक तरह से फेलियर हुआ, जिसकी वजह से ही हमें 1991 में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू इंडिया की इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन जैसे जो इकोनॉमिक्स टर्म्स थे उसको इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने। तो अब क्या रीजंस हुआ करते थे, क्या क्या था जो प्लानिंग प्रोसेस की फेलियर को दर्शाता है। तो पहला फेलियर इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे स्ट्रेटजीज को लेके, वो हमें मिले नहीं, बिलो बहुत मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी कम था। जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम हुआ करती थी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेहरू महालनोबिस मॉडल के बाद कि हाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से हाई ग्रोथ होगा, हाई पब्लिक सेविंग होगी और हाई डिग्री ऑफ सेल्फ रिलायंस होगा। मतलब ग्रोथ भी बेटर होगा और जो हमारी सेविंग्स है वो इंक्रीज होगी, जिससे कि फर्दर इन्वेस्टमेंट में हमें मदद मिलेगी। और ये था कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, खुद के ऊपर वो निर्भर हो जाएगा, कि ताकि अगर आने वाले टाइम में उसको जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, वो खुद से डेवलप कर सकेगा बिना किसी फॉरेन मदद के, बिना किसी बाहरी मदद के। तो लेकिन हुआ ये कि इंडिया एक्चुअली शोइंग वन ऑफ द लोवेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बेटर ग्रोथ रेट मिलेगी और एक्चुअली जब प्लान्स आते हैं तो 100% सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं होते हैं, बट जो एक्सपेक्टेड था उससे भी बहुत कम जो ग्रोथ थी वो इंडिया की थी, ग्रोथ रेट था। और चूंकि डेवलपिंग वर्ल्ड था, उसके साथ साथ इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंटेम्प्रोरी इकोनॉमीज ग्रो हो रही थी, तो उन सब में इंडिया सबसे स्लो रेट से ग्रो कर रहा था। और चूंकि पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि जो पब्लिक डेफिसिट है वो बढ़ने लगा था, सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ने लगा था और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का उतना ज़्यादा बेनिफिट मिल नहीं रहा था, उतना रिटर्न मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से जो हमारी सेविंग्स हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी और पीरियोडिक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आने वाली थी।
एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की वजह से ही यही एक्चुअल रीजन था बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस, जिसकी वजह से हमारे जो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, वो इन्हीं क्राइसिस की वजह से आई थी। 1950 से 1990 के बीच में इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो एवरेज, अगर हम लोग एवरेज देखें, क्योंकि किसी फाइनेंशियल ईयर में कम होता है, किसी में थोड़ा बेटर होता है, लेकिन अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो लेस देन 4% हुआ करता था पर एनम। और एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, एक अंडर डेवलप इकोनॉमी के लिए इससे काफ़ी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, और इंडियन गवर्नमेंट को उम्मीद भी थी, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा मिला नहीं। और जो इंडिया का ग्रोथ था वो 4% पर एनम से भी कम था। और ये इसी टाइम पे जब पूरा वर्ल्ड डेवलप कर रहा था, सारी इकोनॉमीज डेवलप कर रही थी, सब सहारन इकोनॉमीज जो हुआ करती, सब सहारन अफ्रीका जो है, वहाँ की कंट्रीज जो थी उनसे भी ज़्यादा, जो कि हमसे भी कम डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो सहारन कंट्री जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो अगर देखा जाएगा तो वो इंडिया से भी लेस डेवलप्ड हैं, वो अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में आती हैं। इवन उनका ग्रोथ रेट भी 5.2% था, तो पर एनम था, बट हमारा लेस देन 4% था। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि एक तरह से हमारा प्लानिंग फेलियर था ये। और इसका ब्लेम बहुत ज़्यादा उस समय कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इंडिया जब उस समय आज़ाद हुआ, उस वहाँ की कंडीशन ऐसी हुआ करती थी कि हमारे पास कुछ नहीं था। तो क्या हुआ कि द पब्लिक सेक्टर जिसको हम लोगों ने ये माना था कि अगर पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, पब्लिक सेविंग्स इंक्रीज होंगी, और फिर उन सेविंग्स का यूज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे कि डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। बट पब्लिक सेक्टर खुद जो है वो जनरेटर ऑफ सेविंग्स माना जाता था। हम लोग ये मान के चले थे कि पब्लिक सेक्टर जो है वो सेविंग्स जनरेट करेगा कम्युनिटी के लिए, लेकिन वो क्या हुआ, टाइम के साथ कंज्यूमर बन गया, जनरेटर की जगह सेविंग्स का कंज्यूमर बन गया, क्योंकि हमारे पास और कोई वो नहीं था इन्वेस्टमेंट का। तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमारी सेविंग्स हुआ करती थी उसी का यूज होता था। और एक टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ कि ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, जिसको जनरेट करना था, जो हमारा सेविंग्स है उसको जनरेट करना था, वो धीरे धीरे उन्हीं सेविंग्स का यूज करने लगा, क्योंकि हमारे पास फंड बचे हुए नहीं थे। बाई देन द गवर्नमेंट बिगेन टू बोरो, ठीक है। और 1980s आते आते गवर्नमेंट क्या करने लगी, अब बाहर से फंड बोरो करने लगी, बाहर से फंड मांगने लगी, अपने खुद के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो भी खर्च हो रहा है, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, बाहर से जो है वो फंड मांगने लगी। और उसके साथ साथ जो फाइनेंस पब्लिक सेक्टर डेफिसिट, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर की जो भी इंडस्ट्रीज थी, या जो भी पब्लिक सेक्टर का जो भी खर्चा था, उसको फंड करने के लिए भी अब हमें बाहर से फंड चाहिए थे। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग 1960 से 1975 के टाइम पीरियड जो था, उसमें जो हमारी टोटल पब्लिक सेक्टर की बोरोइंग्स थी वो 4.4% ऑफ जीडीपी हो गई, है ना। एवरेज अगर एक हम देखेंगे तो जो हमारी जीडीपी हुआ करती थी उस टाइम पे, उसका 4.4%, 4.5% जो था वो हमारी जीडीपी का हमारी बोरोइंग्स थी। एंड दीज इंक्रीज टू 6%, एंड 1980-81 आते आते ये 4.4% से 6% तक बढ़ गई। मतलब इंडिया एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा था, एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा था। एंड 1989 टू 1990, मतलब 8 to 9 ईयर्स में ये बढ़ के 9% हो गया। तो काफ़ी तेजी से अगर हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो 60-75 4.4% था। उसके बाद 75 to 80-81 6 to 7 ईयर्स में लगभग 1.5%, 1.6% बढ़ा था। एंड अगेन 7 to 8 to 9 ईयर्स में 3% बढ़ गया। तो जो ये बोरोइंग्स का ग्रोथ रेट था, इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट नहीं, जो हम लोग बाहर से फंड्स बोरो कर रहे थे उसका ग्रोथ रेट था जीडीपी के परसेंटेज में, वो इंक्रीज हो रहा था। एंड 1990 तक आते आते हमारी पूरी जीडीपी का अबाउट 9% जो पार्ट था वो बोरोइंग्स के फॉर्म में था। इसी वजह से जो पब्लिक सेक्टर जो कि सपोज किया जाता था कि वो
हमारा जो जनरेट हमारे लिए फंड्स जनरेट करेगा, हमारे लिए सेविंग्स जनरेट करेगा, वही धीरे धीरे हमारी सोसाइटी को ड्रेन करने लगा। नेट ड्रेन ऑन द सोसाइटी, ग्रेजुअली बिकम नेट ड्रेन ऑन द सोसाइटी। तो पब्लिक सेक्टर जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो हमारे फंड्स हुआ करते थे, जो भी चीज़ें थी उसको धीरे धीरे वो यूज करने लगा। तो ये सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से हम जो प्लानिंग प्रोसेस है उसको एक फेलियर मानते हैं या मान सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि टोटल फेलियर था, उसमें कई सारी डेवलपमेंट्स भी हुए। पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के वजह से ही आज हम लोग जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो मेडिकल सेक्टर डेवलपमेंट है, तो उस समय उस टाइम पे जब चूंकि एजुकेशनल एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, ये सारी चीज़ें जो है ये लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा देती हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए थे उस टाइम पे, आईआईटीज हुए, आईआईएम्स हुए, और दूसरे जो भी अदर इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटीज़ जो थी, वो अब जाके जो है हमारे कंट्री के लिए बेटरमेंट के लिए वो फ़ायदा कर रही हैं। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने करंट टाइम पे जब हम रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे उन्होंने बहुत हेल्प नहीं की थी, जिसकी वजह से एक ये प्लानिंग प्रोसेस जो है उसको फेलियर माना जाता है। तो ये था 1947 से 1991 1990s तक के बीच का एक थोड़ा सा रिकैप था। क्योंकि अगर इसको हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आपके सिलेबस में, CUET PG के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ये है नहीं। तो इसी वजह से इसको हमने एक रिकैप के तरह लिया है, ताकि जो बीच का गैप है उसको फिल किया जा सके। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, 1991 के बाद क्या हुआ, किस तरह से पॉलिसीज चेंज की गई जिससे इंडिया ग्रोथ की तरफ बढ़ा, और उससे रिलेटेड चीज़ें, और कौन सी क्या रीजन्स थे जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक चेंजेस की तरफ जाना पड़ा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। और उसी के साथ साथ हम लोग उससे रिलेटेड उस टाइम न्यू जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग उसके साथ ही डिस्कस करेंगे। चलिए।